बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज हम लेक्चर 17 में एक्सरसाइज 7.2, 7.3 और रिव्यू एक्सरसाइज 7 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने 7.1 में यानी लेक्चर नंबर 16 में आपने डेफिनेशंस और 7.1 को डिस्कस किया था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। इसी तरह आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एक्सरसाइजेस करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। इस बार भी आपने ये बात याद रखनी है कि इस चैप्टर की हर एक्सरसाइज का हर सवाल आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इसके हर एक्सरसाइज के कुछ सवाल रिड्यूस एक्सरसाइज सिलेबस का हिस्सा हैं। इसीलिए जब आप इन एक्सरसाइजेस के सवालों को सॉल्व करने जाएं तो रिड्यूस सिलेबस को अपने सामने ज़रूर रखिएगा। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को मैंने 2 हिस्सों में रिकॉर्ड कर रहा हूं। पहले हिस्से में एक्सरसाइज 7.2 के टॉपिक्स को और उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और दूसरे हिस्से में मैं एक्सरसाइज 7.3 के टॉपिक्स और रिव्यू एक्सरसाइज 7 को डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं लेक्चर 17 के पहले हिस्से की तरफ। लेक्चर 17 के पहले हिस्से में एक्सरसाइज 7.2 है। हमारे रिड्यूस सिलेबस के अंदर एक्सरसाइज 7.2 के सिर्फ 3 सवाल शामिल हैं और वो 3 सवाल कौन कौन से हैं? क्वेश्चन 4, 5 और 6। तो हम कहेंगे सिर्फ क्वेश्चन 4, 5 और 6 आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल हैं। अब स्टूडेंट्स, इसके टॉपिक की तरफ आते हैं। 7.2 के टॉपिक का नाम है पॉलीगॉन। सबसे पहले हम सीखते हैं कि पॉलीगॉन किसे कहते हैं। पॉलीगॉन, आ 3 और मोर देन 3 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ऐसी क्लोज फिगर जो 3 साइडेड हो जिसकी, या 3 से ज़्यादा साइडेड हो, उसको पॉलीगॉन कहा जाता है। हमने इस बहुत मर्तबा पॉलीगॉन को इस्तेमाल किया है, इस डायग्राम्स को देखा है, इन फिगर्स को हमने ज्योमेट्री में और एवरीडे लाइफ में हम लोग इससे वास्ता हमारा रहता है। लेकिन आज हमें इसका स्पेसिफिक नेम याद हम पढ़ रहे हैं और वो है पॉलीगॉन। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी तमाम डायग्राम्स, ऐसी तमाम फिगर्स जो कि क्लोज हों। अब क्लोज आप जानते हैं कि 2 लाइनों की मदद से, 2 लाइन सेगमेंट की मदद से तो फिगर क्लोज होती नहीं है। तो किसी भी क्लोज फिगर के लिए हमारे पास कम से कम 3 साइड्स, 3 लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए। ये 3 लाइन सेगमेंट्स हमारी डायग्राम को क्लोज बनाते हैं। तो इसलिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारा पॉलीगॉन सबसे छोटा, सबसे कम से कम साइडें हमारे पॉलीगॉन की कितनी होती हैं, तो आप यकीनन कहेंगे कि हमारे पॉलीगॉन की सबसे कम साइड 3 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा साइड जितनी भी हों वो आगे हम देखते जाएंगे। तो यानी इसकी डेफिनेशन यूँ हो गई, आ 3 और मोर देन 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर, कि जितनी भी साइड हो लेकिन फिगर हमारी क्लोज हो तो उसे हम कहेंगे पॉलीगॉन। हम उन पॉलीगॉन्स को डिस्कस कर रहे हैं जो प्लेन डायग्राम बनाते हैं, यानी जो ऑन दी सरफेस बन सकती हैं, तो उन्हें हम पॉलीगॉन कहते हैं। अब आ जाते हैं कि जब हमने ये डेफिनेशन में कहा कि 3 और मोर देन 3 साइडेड क्लोज फिगर, उसे पॉलीगॉन कहा जाता है, तो ज़रा देखते हैं इसकी एग्जाम्पल में। पहली एग्जाम्पल में आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें 3 साइडेड क्लोज फिगर बनी हुई है। इस 3 साइडेड, इसे हम कहेंगे 3 साइडेड पॉलीगॉन। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि ये क्लोज फिगर है और 3 साइडेड हैं, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक पॉलीगॉन है और ये 3 साइडेड पॉलीगॉन है। और हम लोग पहले से ये वाकिफ़ हैं कि 3 साइडेड पॉलीगॉन जो इस शेप का होता है उसे ट्राइंगल कहा जाता है। तो 3 साइडेड पॉलीगॉन की 3 साइड्स होती हैं, जैसे AB पहली साइड, BC दूसरी साइड और CA या AC तीसरी साइड हो गई। इसी तरह इस डायग्राम के 3 एंगल्स भी होंगे, यानी एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो ये इसके 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स हैं। तो
तो इसको हम कहेंगे 3 साइडेड पॉलीगॉन, और हम लोग आम तौर पे इसे ट्राइंगल कहते हैं। फिर आप आगे भी देखेंगे ट्राइंगल्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन एंगल्स और डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द साइड इसकी टाइप्स बन जाती हैं। वो फर्दर हम डिस्कस लाइटली सा कर लेंगे। इसके बाद दूसरी एग्जांपल में हमारे पास 3 के बाद है 4 साइडेड पॉलीगॉन। तो आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है जिसके अंदर 4 साइडेड क्लोज फिगर बनी हुई है। तो चूंकि डेफिनेशन में कहा जाता है कि 3 और 3 से ज़्यादा साइडेड वाली क्लोज फिगर को हम पॉलीगॉन कहते हैं, तो ये भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक पॉलीगॉन है। तो इसे कहेंगे 4 साइडेड पॉलीगॉन। तो इसकी पहली साइड कौन है, AB, दूसरी साइड कौन है, BC, तीसरी साइड कौन है, CD, और चौथी साइड कौन है, AD या DA। इसी तरह से इस पॉलीगॉन 4 साइडेड पॉलीगॉन के 4 एंगल्स भी होंगे, एक एंगल A, एक एंगल B, एक एंगल C और एक एंगल D। तो इस तरह 4 साइड और 4 इंटीरियर एंगल होंगे। तो ये 4 इंटीरियर एंगल को आपने माइंड में रखना है। तो ऐसी 4 साइडेड क्लोज फिगर को हम आम तौर पर क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो अगर कहा जाए कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं 4 साइडेड पॉलीगॉन को कहा जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, आ 4 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो अब आप देखेंगे कि 4 साइडेड क्लोज फिगर तो स्क्वायर भी होती है, रेक्टेंगल भी होती है, ट्रेपेजियम भी होती है, पैरेललोग्राम भी होती है। तो ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं कि हमारा क्वाड्रिलेटरल की साइड्स की लेंथ कैसी हैं, हमारे क्वाड्रिलेटरल के एंगल कैसे हैं। तो इसकी बुनियाद के ऊपर हमारे क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स बन जाती हैं। इसको फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा लाइटली सा। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, आपके सामने नज़र आ रही है एक ऐसी डायग्राम, एक ऐसी फिगर जिसकी 5 साइड्स हैं। कैसे, एक AB साइड है, इसे पहली साइड कहा, BC साइड है, इसे दूसरी साइड कहा, CD साइड है, तीसरी साइड कहा, DE साइड है, चौथी साइड कहा, और पांचवी साइड है EA या AE, ये हमारे पास पांचवी साइड है। इसी तरह से इसके 5 एंगल भी हैं, एक एंगल 1A है, एक एंगल B है, एंगल C है, एंगल D है और एंगल E है। तो ये इस तरह से इसके 5 इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं। तो ऐसी 5 साइडेड पॉलीगॉन को, यानी 5 साइडेड क्लोज फिगर को हम 5 साइडेड पॉलीगॉन कहते हैं, और इसे आम तौर पर पेंटागॉन कहा जाता है। तो पेंटागॉन से यकीनन आपने न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि जब अमेरिका की ख़बरें ख़ास तौर पे आ रही हों, तो यकीनन आपके माइंड आपने ये वर्ड सुना होगा पेंटागॉन, जो उनका डिफेंस का इदारा है। क्योंकि उस बिल्डिंग की शेप वो 5 साइडेड क्लोज फिगर जैसी है, तो इसीलिए उसकी शेप, ज्योमेट्रिकल शेप की वजह से उसको पेंटागॉन कहा गया। अब आ जाते हैं हम लोग चौथी एग्जाम्पल की तरफ। तो फोर्थ एग्जाम्पल में हमारे सामने जो डायग्राम या फिगर बनी हुई है, हम उसे देख रहे हैं कि वो 6 साइडेड है। कैसे, एक AB पहली साइड, BC दूसरी साइड, CD तीसरी साइड, DE चौथी साइड, EF पांचवी साइड और FA छठी साइड। तो ये 6 साइडेड क्लोज फिगर है। तो इसे हम कहेंगे 6 साइडेड पॉलीगॉन, और हम आम लफ्ज़ों में इसे कहते हैं हेक्सागॉन। तो अगर पूछा जाए कि हेक्सागॉन किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब यकीनन ये होगा 6 साइडेड पॉलीगॉन को हेक्सागॉन कहते हैं। या और आप सिंपल डेफिनेशन बताना चाहें तो आप सिंपल वर्ड्स में कहेंगे हेक्सागॉन इज़ अ 6 साइडेड क्लोज फिगर। 6 साइडेड क्लोज फिगर। तो जब इसके 6 साइड्स होते हैं तो इसके 6 इंटीरियर एंगल भी होंगे। पहला इंटीरियर एंगल ये A है, दूसरा इंटीरियर एंगल B है, तीसरा इंटीरियर एंगल C है, चौथा D है, पांचवा E है और छठा F एंगल है। तो इस तरह इसके 6 इंटीरियर एंगल होते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ आएँ तो फिफ्थ एग्जाम्पल में हमारे सामने, आपके सामने जो मैंने डायग्राम जो फिगर बनाई हुई है उसके आपको ये नज़र आ रहा है कि वो 8 साइडेड है। तो 8 साइडेड कैसे है, अगर हम देखें तो AB पहली साइड, BC दूसरी साइड, CD तीसरी साइड, DE चौथी साइड और EF पांचवी साइड, FG छठी साइड,
GH 7वीं साइड और HA 8वीं साइड। तो इस तरह से ये 8 साइडेड क्लोज फिगर है, तो इसे हम कहेंगे 8 साइडेड पॉलीगॉन। तो आम लफ्ज़ों में हम सिंपल वर्ड्स में इसको कहते हैं ऑक्टागॉन। यकीनन आपने जब चैप्टर 3 पढ़ा था उसमें भी हमने ऑक्टागॉन पढ़ा था और ऑक्टागॉन का वर्ड हमने पढ़ा था, यानी ऑक्टागॉन तो नहीं पढ़ा था लेकिन ऑक्टागोनल नंबर्स पढ़े थे, नंबर सिस्टम, जिसमें हमने कहा था कि ऐसे नंबर जिनकी बेस 8 होती है उनको ऑक्टागोनल नंबर कहते हैं। ऑक्टागॉन, तो ये ऑक्टागॉन 8 के लिए इस्तेमाल होता है, तो ऐसी 8 साइडेड क्लोज फिगर को हम ऑक्टागॉन कहते हैं। तो अगर कोई सवाल आपसे करे कि व्हाट इज़ ऑक्टागॉन, तो आप कहेंगे 8 साइडेड पॉलीगॉन को ऑक्टागॉन कहते हैं, या आप और सिंपल वर्ड्स में कहना चाहें तो कह देंगे कि 8 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड ऑक्टागॉन। अब चूंकि 8 साइड होते हैं तो जिस तरह हमने पहले बात की, इसके 8 इंटीरियर एंगल भी होंगे, एक एंगल A, एक एंगल B, एक एंगल C, एक एंगल D, एंगल E, एंगल F, एंगल G, एंगल H। तो ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इन सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है। अगर मैं सम की बात करूं तो मैं ये इन तीनों एंगल्स का सम इन डायग्राम्स के अंदर बड़ा बड़ा लिखूंगा, तो आप ज़रा नोट कीजिएगा कि ये सम लिखा, इनके सम क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिर सवाल पैदा होता है कि ये सम मालूम कैसे किए जाते हैं, ये भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों के चारों एंगल्स का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। इसी तरह से 5 साइडेड पॉलीगॉन यानी पेंटागॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम 540 डिग्री होता है। ये भी आपने याद कर लेना है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पेंटागॉन इज 540 डिग्री। अब हेक्सागॉन की बात करें तो सवाल MCQs आपसे पूछ रहा हूं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागॉन इज डैश। तो हेक्सागॉन के तमाम इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, तो आपने याद रखना है कि एंगल्स का सम 720 डिग्री होता है। 720 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं आखिरी एग्जाम्पल की तरफ जिसमें 8 साइडेड पॉलीगॉन यानी ऑक्टागॉन है। तो सवाल वही है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ऑक्टागॉन इज डैश। तो तमाम इंटीरियर एंगल ऑक्टागॉन के उसका सम होता है 1080 डिग्री। अब आपने पॉज करके ये तमाम बातें लिख लेनी हैं और तमाम बातें अच्छी तरह जहन नशीन कर लेनी है, याद रखनी है इन सारी बातों को। अब ये जो ग्रीन से मैंने लिखे हैं तमाम इंटीरियर एंगल का सम, मैं आगे आपको बोर्ड क्लियर करके ये समझाऊंगा कि ये एंगल्स का सम हम किस तरह मालूम कर लेते हैं। ये तो अभी हमने ज़बानी लिख लिया, ज़बानी याद भी कर लेंगे, लेकिन ये मालूम किस तरह करते हैं, ऐसा कोई फार्मूला क्या मौजूद है? आप इसे पॉज करके लिख लिए तो फिर मैं आगे आपको ये आपके अपने खुद पैदा किए हुए सवाल का जवाब आपको दूंगा। स्टूडेंट्स, आपने कभी शहद की मक्खी का छत्ता देखा होगा? तो शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है उसका हर होल हेक्सागोनल शेप का होता है। अब आ जाते हैं इस टॉपिक की तरफ। सम ऑफ ऑल
इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, किसी भी टाइप का पॉलीगॉन हो। अभी जो 5 हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, तो आप किसी भी टाइप का पॉलीगॉन हो उसके इंटीरियर एंगल का सम कैसे मालूम करते हैं। चलें देखें, फार्मूला लिखें इसका। तो इसका फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब यहां पे n क्या है, वेयर n is shows number of साइड्स। तो ये पॉलीगॉन की साइड्स की तादाद को कहते हैं n। चलें पहले बात करते हैं ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल की कितनी साइडें होती हैं? ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। तो n की वैल्यू हो गई 3। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो इस फार्मूले में पुट करें 3 माइनस 2। तो ये फार्मूला किसको बता रहा है? सम ऑफ ऑल एंगल्स, इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। तो हम कहेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के तमाम इंटीरियर एंगल हम मालूम कर रहे हैं। तो क्या होगा फार्मूला? n-2। तो n की वैल्यू है 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो देखें क्या बना, 3 माइनस 2 बना 1, तो 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो क्या जवाब बना? 180 डिग्री। तो ये बात हम पहले भी लिखा है कि ट्राइंगल के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आपने देखा कि ये फार्मूला एक जनरल फार्मूला है। आप n की जगह पे कोई नंबर ऑफ साइड को पुट कर दें तो आपको उस डायग्राम के तमाम इंटीरियर एंगल के सम का पता चल जाएगा। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक और डायग्राम लिखता हूँ आपके सामने, इसे आप पॉज करके लिख लीजिएगा। अब आपके सामने मैं 2 और एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और वो है हेक्सागोन। दूसरी एग्जाम्पल हेक्सागोन है। तो स्टूडेंट इसी तरह से आपने बाकी तमाम डायग्राम के इंटीरियर एंगल का सम मालूम कर लेना है। अब आप जानते हैं कि हेक्सागोन किसे कहते हैं? हम हेक्सागोन कहते हैं 6 साइडेड फिगर को, क्लोज फिगर को। तो n की वैल्यू हो गई 6। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ आ हेक्सागोन इज इक्वल टू, अब n की जगह पर आपने यहाँ हेक्सागोन की नंबर ऑफ साइड्स को पुट करना है। हेक्सागोन की साइड्स 6 हैं, तो यहाँ n की वैल्यू आ गई 6। तो हमने यहाँ लिखा 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। फार्मूले के अंदर n की जगह पे हमने 6 लिख दिया क्योंकि हमारी डायग्राम में हेक्सागोन जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 6 होती हैं। तो 6 में से 2 माइनस किए 4 आया, तो 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 4 को मल्टीप्लाई करें 180 डिग्री से तो ये 720 डिग्री बनता है। तो मैंने इससे पहले यही लिखा था कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागोन इज़ 720 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि ये फार्मूला किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम बता देता है। इसीलिए आप रिमेनिंग डायग्राम जो हमने इससे पहले लिखी थी, 5 एग्जाम्पल्स लिखी थी,
जिनमें से 2 एग्जाम्पल्स के मैंने सॉल्यूशन कर दिए हैं। आप बाकी एग्जाम्पल्स जो रह गई 3 उनके इंटीरियर एंगल का सम आप इसी फार्मूले से मालूम कर लीजिएगा और उसे जहन नशीन भी रखिएगा, क्योंकि MCQs में और हमारे सवालों में इस्तेमाल होगा। अब इसे पॉज करके लिख लीजिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आए तो सबसे पहले हम पहली डायग्राम को डिस्कस करते हैं, और तो वो हमारा टॉपिक हो गया टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। जो हमने एग्जाम्पल में 5 टाइप्स पढ़ी थी, तो उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। पहली टाइप थी ट्राइंगल की। तो मैंने कहा था कि आपको मैं लाइटली सा डिस्कस करूंगा। तो देखें, अगर साइड्स को देखें, साइड्स को देखकर मैं टाइप बताऊं, तो पहली टाइप क्या होगी? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल ट्राइंगल पॉलीगॉन की एक टाइप है। और ट्राइंगल की टाइप कौन कौन सी हैं? अगर साइडों को देखें तो पहली टाइप है इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसको हम रेगुलर ट्राइंगल भी कह सकते हैं। रेगुलर ट्राइंगल, क्योंकि रेगुलर आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगॉन की, तो आपको समझ आ जाएगी। लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो तीनों साइडों की लेंथ इक्वल होती है। तो सबसे पहले हम साइड्स को देख रहे हैं। अगर स्केलिंग ट्राइंगल किसे कहते हैं? अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप चेक कर लीजिएगा, इसकी ठीक कर लीजिएगा। तो स्केलिंग ट्राइंगल किसे कहते हैं? एनी लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स आर इक्वल। लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स आर इक्वल, तो 2 साइडों की लेंथ इक्वल होगी तो उसको स्केलिंग ट्राइंगल कहेंगे। थर्ड क्या है? थर्ड है हमारे पास ऑब्लिक ट्राइंगल। स्पेलिंग इसकी भी चेक कर लीजिएगा, शायद अगर गलत हो तो ठीक कर लीजिएगा। तो ऑब्लिक ट्राइंगल कहते हैं ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो एक दूसरे के। पहली कौन सी थी? जिसमें तीनों साइडें इक्वल थीं, तीनों साइडों की लेंथ इक्वल थी, उसे हमने कहा इक्विलैटरल ट्राइंगल या रेगुलर ट्राइंगल। फिर था कि कोई भी 2 साइडों की लेंथ इक्वल होगी, उसे स्केलिंग ट्राइंगल हमने कहा। अब ऑब्लिक ट्राइंगल कहते हैं कि अगर all measurement of all 3 sides, length of all 3 sides are different। अगर ट्राइंगल की तीनों साइडों की लेंथ आपस में डिफरेंट है, कोई भी एक जैसी नहीं है, तो उसे कहेंगे ऑब्लिक ट्राइंगल। तो ये था ट्राइंगल की टाइप्स इसकी साइडों को देखते हुए। इसकी डायग्राम अगर बनाना चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि देखें आपके सामने एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं, और ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी। तो हमने जैसे फ़र्ज़ करें कि ये और ये साइड हमने इक्वल बना ली, तो ये वाली साइड डिफरेंट बन सकती है। तो सोन 2 साइडें इक्वल होनी चाहिए, तो 2 साइडें कोई भी इक्वल बना दें, ये इक्वल बना दें। ये अगर कहें कि इक्वल है और ये इक्वल है, तो ये वाली डिफरेंट हो जाएगी। सोन ऑब्लिक ट्राइंगल में सारे ट्राइंगल की तीनों साइडें डिफरेंट होंगी, तो वो इस तरह का बन जाएगा। ये तो देखें ये ऑब्लिक ट्राइंगल है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, तीनों की लेंथ डिफरेंट होगी। अब आ जाते हैं ट्राइंगल की टाइप्स
अकॉर्डिंग टू एंगल्स। इसे पॉज करके लिख लीजिएगा। अब एंगल्स को देखते हुए कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो अगर एंगल्स को देखते हुए हम कहें तो पहली टाइप बनेगी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो रफली सी इसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि कोई एक एंगल इसका लेस देन 90 डिग्री के होंगे। तो अगर लेस देन 90 डिग्री का एंगल होगा तो हम उसे कहेंगे ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल 90 से छोटे होंगे। सेकंड क्या है हमारे पास, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 से बड़ा होगा, तो हम कहेंगे ग्रेटर देन 90। तो 90 से कोई बड़ा एंगल मौजूद हो तो उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अगर इसकी डायग्राम बनाना चाहूँ तो आप इस तरह बना सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ये एक साइड है और ये आपके पास दूसरी साइड है, समझें कि ये 60 डिग्री है। तो ये एक रफ डायग्राम है। तो ये वाली साइड जो होगी वो 30 डिग्री होगी, और अगर बिलफर्ज या आप ये समझ लें कि ये कोई भी है कि ये अगर 20 डिग्री है बिलफर्ज, तो ये वाली हमारे पास 100 डिग्री सॉन इस तरह से होगी। इसके बाद देखें हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमारे पास होता है ग्रेटर देन 90 का एंगल। तो कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 का हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें ये एंगल 120 डिग्री का है, तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो यानी ग्रेटर देन 90 हो लेकिन 180 के अंदर अंदर हो, 90 और 180 के दरमियान हो। थर्ड है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास इक्वल टू 90 डिग्री, कोई एक एंगल 90 डिग्री का ज़रूर होगा। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो ये देखें आपके सामने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की डायग्राम है जिसका ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो बाकी दो एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, सो ऑन। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगली पॉलीगॉन जो हमने सेकंड एग्जाम्पल पढ़ी थी, वो थी क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल सेकंड एग्जाम्पल थी, तो देखें रफली से हम डिस्कस करेंगे रफली सा क्वाड्रिलेटरल। तो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल मैंने बताया था कि 4 साइडेड क्लोज फिगर। अब 4 साइडेड क्लोज फिगर तो बहुत सी होती हैं, जैसे आपके सामने रेक्टेंगल होता है, या पहले हम कह देते हैं पैरेललोग्राम। ये 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है, इसलिए ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होती है। तो पैरेललोग्राम जो होती है वो किस तरह की शेप होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ a quadrilateral are parallel to each other। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हों एक दूसरे के तो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। जैसे आपके सामने मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये जिसमें A, B, C और D, ए बी जो है वो पैरेलल है
ए बी पैरेलल है डी सी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। तो देखें ये 4 साइडेड क्लोज फिगर तो हो गई, तो ये क्वाड्रिलेटरल तो हो गई। अब पॉलीगॉन की ये टाइप है, क्योंकि पॉलीगॉन के डेफिनेशन के मुताबिक 4 साइडेड क्लोज फिगर, तो ये क्लोज फिगर तो है, पॉलीगॉन तो है और 4 साइडेड क्लोज फिगर है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और पैरेललोग्राम इसलिए कहेंगे कि इसकी अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल हैं। ए बी के अपोजिट साइड कौन सी है? डी सी, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ए डी के अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये हमने दोनों पॉइंट्स में लिखा है, इसीलिए ये डायग्राम पैरेललोग्राम की डायग्राम है। अब क्वाड्रिलेटरल है पॉलीगॉन की टाइप और पैरेललोग्राम है क्वाड्रिलेटरल की टाइप, और पैरेललोग्राम की टाइप आ जाएंगी रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की टाइप कौन आ जाएगा? स्क्वायर। अब पैरेललोग्राम की कुछ खूबियों को डिस्कस कर लेते हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज़ को। अब पैरेललोग्राम को यहाँ पे सामने रखकर आपने इसकी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ सवाल को सॉल्व करने में आपको मदद देंगी, इसलिए आप इन प्रॉपर्टीज़ को ज़रा सा समझ लें। अब पहली क्या बात नोट करनी है कि अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला पॉइंट कि ए बी की लेंथ, मेजरमेंट ए बी इक्वल होगी मेजरमेंट डी सी के। तो क्या हुआ? अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। अपोजिट साइड्स मेजरमेंट में इक्वल होती हैं। अच्छा, दूसरी टाइप क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखें अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। अब जैसे साइड्स तो मैंने आपको बता दी कि जैसे ए बी डी सी के इक्वल है, इसी तरह से ए डी की मेजरमेंट, इस डायग्राम में ए डी की मेजरमेंट बी सी के मेजरमेंट के इक्वल होगी। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे सामने? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। तो ए के अपोजिट एंगल है हमारे पास सी, तो हम कहेंगे मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी। इसी तरह से बी के अपोजिट एंगल कौन सा है? डी। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, तो हम कहेंगे कि एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। तो खुलासे के तौर पे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। अपोजिट एंगल्स मेजरमेंट में इक्वल होंगे। थर्ड पॉइंट है कि इनकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो डायगोनल की बात कर लेते हैं। देखें इस क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस हैं, यानी कोने। एक ए है, एक बी वर्टेक्स है, एक सी वर्टेक्स है और एक डी वर्टेक्स है। तो ये चारों कोने जो हैं वर्टिसेस कहलाते हैं। अब अपोजिट वर्टिसेस को आपस में मिला दें। ये ए और सी को मिला दिया मैंने, आपके सामने एक ग्रीन कलर की लाइन बन गई, तो ये पहली डायगोनल कहलाई। तो इस लाइन को क्या कहा जाएगा? इस लाइन को कहा जाएगा डायगोनल। इसी तरह से बी और सी डी जो अपोजिट साइड से इनको आपस में मिला दिया, तो ये सेकंड डायगोनल बन गई। ये दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हुई हैं, अगर मैं उसे ओ का नाम दे दूं, तो इसका मतलब ये है कि ये बाइसेक्ट कर रही होंगी एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ओ और बी की लेंथ जो है वो ओ और डी की लेंथ की इक्वल होगी, यानी ये लेंथ इस लेंथ की इक्वल होगी। ओ और ए और ओ और सी ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल होंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है।
तो ये पॉइंट दूसरी डायगोनल के भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो तीसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। यहाँ पे आके हमने क्वाड्रिलेटरल की टाइप पैरेललोग्राम डिस्कस की, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने पॉलीगॉन की टाइप्स में अभी 2 टाइप्स को डिस्कस किया है, बाकी हमने एग्जाम्पल्स को डिटेल में पॉलीगॉन की डेफिनेशन के साथ डिस्कस कर लिया था। अब आ जाते हैं हम रेगुलर पॉलीगॉन की तरफ। अब हमारे टॉपिक का नाम है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं? इफ ऑल measurement of all sides of a polygon are equal, then polygon is called regular polygon. Then it is called regular polygon. तो हमने क्या सीखा कि अगर हमारी पॉलीगॉन की तमाम साइडों की लेंथ आपस में इक्वल हो तो ऐसे पॉलीगॉन को रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। जैसे आपके सामने मैं पॉलीगॉन बनाता हूँ, ये एक ट्राइंगल है, ये एक 3 साइडेड पॉलीगॉन है। अगर ए बी सी ये 3 साइडें हैं, अगर मेजरमेंट ए बी की लेंथ इक्वल हो बी सी की लेंथ के और वो इक्वल हो सी ए की लेंथ के, ए बी, बी सी और सी ए तीनों की लेंथ अगर आपस में इक्वल है तो ये कहलाएगा एक रेगुलर पॉलीगॉन। अब जैसे आपके सामने एक और डायग्राम बना रहा हूँ, हम देख रहे हैं कि ये पहली साइड है, दूसरी साइड है, तीसरी साइड है, चौथी साइड है, 5वीं साइड है, 6ठी साइड है और ये 7वीं साइड है, ये 8वीं साइड है। तो ये ऑक्टागॉन है। अगर ये तीनों आठों की साइड की लेंथ इक्वल हो तो इसको हम कहेंगे रेगुलर ऑक्टागॉन, क्योंकि इसकी सारी साइडों की लेंथ इक्वल है। तो हमने ये सीखा रेगुलर पॉलीगॉन ऐसे पॉलीगॉन को कहते हैं जिसकी तमाम साइडों की लेंथ इक्वल इन मेजरमेंट में इक्वल हों। अगर वो पॉलीगॉन ऑक्टागॉन है तो और उसकी सारी साइडें की लेंथ इक्वल है तो उसको हम कहेंगे रेगुलर ऑक्टागॉन। इसी तरह से अगर आपकी सामने जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अगर इसकी लेंथ इक्वल है तो देखें इसकी कितनी साइडें हैं, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड और ये 5वीं साइड। अगर ये पांचों की पांचों साइडों की लेंथ इक्वल है तो आप जानते हैं कि ये 5 साइडेड पॉलीगॉन को हम पेंटागॉन कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे रेगुलर पेंटागॉन। तो इसे हम कहेंगे रेगुलर पेंटागॉन क्योंकि इसकी सारी साइडों की लेंथ इक्वल है। इसी तरह सॉन जितनी भी टाइप्स के पॉलीगॉन हैं, अगर उनकी लेंथ इक्वल है साइडों की तो हम उसको रेगुलर कहेंगे।
अब सवाल पैदा होता है कि रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल उनकी मेजरमेंट क्या होगी। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि अगर इनकी साइडों की लेंथ इक्वल है तो इन साइडों के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जिस तरह इस एग्जाम्पल में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल होंगे, इसी तरह से जब ये तमाम साइडें आपस में इक्वल हैं तो इनके तमाम इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो मैं अगर कहूँ इसको नाम दूँ ए को, इसका नाम दूँ बी का, इस वर्टेक्स को नाम दूँ सी, इस वर्टेक्स को नाम दूँ डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच, तो हम ये कह सकते हैं इस डायग्राम में कि मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल सी, मेजरमेंट एंगल डी, मेजरमेंट एंगल ई, मेजरमेंट एंगल एफ और मेजरमेंट एंगल जी और मेजरमेंट एंगल एच, ये सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ और ये जी, एच, ये सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इन एंगल के अपोजिट साइड सारी की सारी आपस में इक्वल हैं। तो हमने ये सीखा रेगुलर पॉलीगॉन के तमाम इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल इन मेजरमेंट होते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन की तमाम साइडों की लेंथ आपस में इक्वल इन मेजरमेंट होती है, चाहे वो किसी भी टाइप का रेगुलर पॉलीगॉन है। अब स्टूडेंट्स ये आप नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं इंटीरियर एंगल मालूम कैसे किया जाता है। हम लोग एक फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं और वो फार्मूला आपको किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल पता करने में मदद देगा। ज़रा देखते हैं कि वो फार्मूला क्या है। तो देखें, हमारे टॉपिक का नाम है इंटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगॉन। इंटीरियर एंगल्स कैसे मालूम करेंगे। अब आपने ये बात तो समझ ली है कि रेगुलर पॉलीगॉन के तमाम इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट सेम होती है। तो देखें फार्मूला क्या है हमारे पास, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो क्या स्टूडेंट्स आपने सीखा, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n। तो ये हमें बताएगा कि हमारे रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट क्या होगी। चलें देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल्स अगर हम चेक करें, रफली डिस्कस करें, तो पहला अगर हम बात करें ट्राइंगल की, अगर ट्राइंगल की तीनों साइडों की लेंथ इक्वल है, ठीक है, तो फिर हम ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। अब यहाँ हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n की जगह 3 आ गया। तो हमारी कैलकुलेशन बता रही है 1 मल्टीप्लाई 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो हमारे पास बना 1 मल्टीप्लाई 60 डिग्री और फाइनली जवाब आया 60 डिग्री। तो इस तरह हमें पता चला इंटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर ट्राइंगल के अंदर 60 डिग्री का होता है। तो इसकी डायग्राम कैसे बन गई कि अगर ये तीनों साइडों की लेंथ इक्वल है तो हर एंगल 60 डिग्री का होगा। तो तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो हर एंगल 60 डिग्री का होगा।
चलिए देखते हैं किसी और डायग्राम के लिए भी एग्जाम्पल चेक करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। तो दूसरी एग्जाम्पल में मैं आपके सामने रेगुलर पेंटागन लिख रहा हूँ, रेगुलर पेंटागन। तो स्टूडेंट्स, ऐसा पेंटागन जिसकी तमाम साइडों की लेंथ इक्वल हो तो उसे रेगुलर पेंटागन कहेंगे। आप जानते हैं कि n इस फार्मूले में शो कर रहा है नंबर ऑफ साइड्स को। तो पेंटागन की साइड्स होती हैं 5। तो अब देखते हैं कि इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट क्या होगी। फार्मूले में n की जगह पे 5 लिखा, -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n की जगह हमने 5 लिखा। तो अब कैलकुलेशन कहती है 3 मल्टीप्लाई 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30। तो ये बन गया 36 मल्टीप्लाई 3। तो 36 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 108 आ गया। तो आप इस तरह कह सकते हैं पेंटागन के, रेगुलर पेंटागन के हर एंगल की मेजरमेंट 108 डिग्री होती है। तो अगर मैं एक रफ सी डायग्राम बनाऊं तो ये रफ सी डायग्राम आपको ये बेहतर इमेजिन करवा देगी। ये एक रफ डायग्राम है। अब यूं कंसीडर कर लें कि इन तमाम साइडों की लेंथ इक्वल है। तो ए एंगल भी 108 डिग्री का होगा, बी एंगल भी 108 डिग्री का होगा, सी एंगल भी 108 डिग्री का होगा, डी एंगल भी 108 डिग्री का होगा और ई एंगल भी 108 डिग्री का होगा। तो इस तरह हमने ये सीखा कि रेगुलर पेंटागन के हर एंगल की मेजरमेंट इक्वल होती है और वो क्या होती है, 108 डिग्री होती है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ। उस चार्ट में मैं आपके सामने तमाम जो हमने 5 एग्जाम्पल्स पढ़ी थी शुरू में पॉलीगॉन की, तो उनकी रेगुलर पॉलीगॉन के हम इंटीरियर एंगल्स लिखेंगे डायरेक्टली। और वो आपको पता है कि वो तमाम इंटीरियर एंगल इसी फार्मूले से निकाले गए हैं। तो आप किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के किसी भी टाइप के आप इंटीरियर एंगल को इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। आप रेगुलर हेक्सागन के भी इसी फार्मूले से पता कर सकते हैं, रेगुलर ऑक्टागन के भी इंटीरियर एंगल को इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। ये एक फार्मूले के ज़रिए पता करने का तरीका है। अब आ जाते हैं एक चार्ट बनाने की तरफ। तो ज़रा चार्ट बनाते हैं। ये चार्ट हमें ज्योमेट्री की बेसिक नॉलेज भी देगा और साथ ही साथ आपको MCQ सॉल्व करने में भी मदद देगा अगर आप ये चार्ट जहन में रख लें। तो चलें, चार्ट में पहला कॉलम हम लिखते हैं नंबर ऑफ साइड्स, साइड्स की तादाद। तो हम कहेंगे फिगर का नाम क्या होगा, वो यहाँ लिखेंगे कि वो फिगर का नाम क्या होगा। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे। और हम यहाँ बात करेंगे इंटीरियर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगॉन। तो ज़रा देखें, अगर हमारे पास पॉलीगॉन की साइड, इसको हम n से भी शो करते हैं नंबर ऑफ साइड्स को। अगर हमारी
साइड्स की तादाद 3 है तो फिगर कौन सी हुई? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के तमाम इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। और अगर ये ट्राइंगल की तीनों साइडें इक्वल हों तो उसे हम कहेंगे रेगुलर ट्राइंगल। तो उसके हर एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है? 60 डिग्री। अगर हमारे साइडों की तादाद 4 हो गई तो फिगर का नाम क्या होगा? क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल। अगर तो क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री। अगर चारों साइडें इक्वल हैं मेजरमेंट में तो हर एंगल 90 डिग्री का होगा। नंबर ऑफ साइड्स अगर 5 हैं तो हमारी डायग्राम, हमारी फिगर का नाम पेंटागन होगा। पेंटागन। और पेंटागन के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम 540 डिग्री होता है। और अगर ये पेंटागन की पांचों साइडें इक्वल इन मेजरमेंट होंगी तो उसको हम कहेंगे रेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन के हर एंगल के मेजरमेंट 108 डिग्री होती है। अभी हमने इसे फार्मूले से मालूम भी किया था। अगर साइड्स 6 हों तो उस डायग्राम को हम हेक्सागन कहेंगे और हेक्सागन के इंटीरियर एंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को हम 720 डिग्री कहेंगे कि वो सम जो होता है वो 720 डिग्री होता है। इसको भी हमने फार्मूले से मालूम करना सीखा था। और अगर हेक्सागन की 6 साइडों की लेंथ इक्वल इन मेजरमेंट है तो उसको हम रेगुलर हेक्सागन कहेंगे। तो रेगुलर हेक्सागन के हर एंगल की मेजरमेंट इक्वल होती है और वो क्या होती है? 120 डिग्री होती है। हर एंगल 120 डिग्री का होता है। तो अगर मैं 6 को 120 डिग्री से मल्टीप्लाई करूं तो यही जवाब 720 आएगा। 5 को मैं 108 से मल्टीप्लाई करूं तो ये जवाब आएगा। 4 को मैं 90 से मल्टीप्लाई करूं तो ये जवाब आएगा। 3 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं तो यही जवाब आएगा। तो ये हर एंगल की मेजरमेंट है। अगर 8 हो, 7 हो तो हेप्टागन कहलाता है 7 में, ठीक है। लेकिन आपके कोर्स में चूंकि 8 है तो मैं यहाँ 8 लिख देता हूँ और वो क्या है? ऑक्टागन। तो ऑक्टागन के इंटीरियर एंगल का सम जो है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। और हर एंगल, अगर ऑक्टागन की 8 साइड की लेंथ इक्वल इन मेजरमेंट है तो ऐसे ऑक्टागन को रेगुलर ऑक्टागन कहेंगे। और इसके हर एंगल की मेजरमेंट सेम होगी और वो क्या होगी? 135 डिग्री होगी। तो ये एंगल भी आप फार्मूले से पता कर सकते हैं, ये एंगल भी फार्मूले से पता कर सकते हैं। इससे पहले मैंने ये फार्मूला इस्तेमाल करना सिखाया है। तो ये चार्ट आपने याद रखना है। ये चार्ट आपको एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करने में और ये चार्ट आपको MCQ सॉल्व करने में मदद देगा। इसे पॉज करके लिख लीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज के सवालों की तरफ आते हैं। अगर एक्सरसाइज के सवालों की तरफ आएँ तो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। तो आपने बुक सामने रखनी है और क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ना है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को सामने रखें तो हमारे सामने लिखा हुआ है इफ़ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 25 डिग्री, इफ़ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम is 25 degree,
फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। तो रिमेनिंग एंगल्स क्या होंगे? अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल इन मेजरमेंट होती हैं, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल इन मेजरमेंट होते हैं। तो मैं इसकी एक रफ डायग्राम बनाता हूं। तो हमारे सामने एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया है, और आप जानते हैं रेक्टेंगल भी टाइप है पैरेललोग्राम की। ये एक रफ है, इसको आप अगर 25 डिग्री इन्होंने एक बता दिया है तो मैं अंदाजे से एक 25 डिग्री बना लेता हूँ। तो फर्स्ट करें ये 25 डिग्री है, तो ये भी अपोजिट एंगल भी 25 डिग्री का होगा। तो इनके नाम रख लेता हूँ ए, और ये वाला क्या है बी, ये वाला क्या है सी, और ये क्या है डी। ये एक रफ डायग्राम है। तो ये एंगल अगर 25 डिग्री का है तो इसके अपोजिट एंगल भी 25 डिग्री का होगा। तो इन दोनों की मेजरमेंट भी आपस में इक्वल होगी। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि अगर इसकी इस एंगल की मेजरमेंट x है तो इस एंगल की मेजरमेंट भी x ही होगी। तो हम कहेंगे लेट मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू x। अब हम ये बात जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। यह भी हमने चार्ट में भी पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल के तमाम इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, और चूंकि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है इसीलिए पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल का सम भी 360 डिग्री होगा। तो चलें मैं सबका लिखता हूँ, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल डी, इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री है। एंगल ए किसके इक्वल है 25 डिग्री के, एंगल बी किसके इक्वल है x के, एंगल सी किसके इक्वल है 25 डिग्री के, और एंगल डी किसके इक्वल है x के। तो देखें 60 डिग्री। तो ये x और x मिलके बन गए 2x, और 25 प्लस 25 50 होते हैं, 50 राइट साइड पे चला गया तो 360 के साथ वो माइनस हो गया। तो इस तरह में 2x की वैल्यू आ गई 310 डिग्री, और खाली x की वैल्यू आ गई 310 डिवाइडेड बाय 2। इसे कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। दोबारा चेक कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 150 डिग्री। तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है D और B एंगल को। ये D और B एंगल हमारे रिमेनिंग एंगल्स हैं, बाकी दो एंगल्स हमें गिवन हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर लिखेंगे हैंस मेजरमेंट एंगल B मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 155 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसे पॉज करके लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो क्वेश्चन 5 है हमारे पास, आपने बुक में इसे पढ़ना है। 5 में लिखा है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। व्हाट
is measure of each angle of a regular hexagon. रेगुलर हेक्सागन के ईच एंगल, हर एंगल की मेजरमेंट बतानी है। तो स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशंस में ये तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि रेगुलर हेक्सागन का मतलब है एक ऐसा हेक्सागन जिसकी तमाम साइडों की लेंथ इक्वल है। चलें समझने के लिए एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं। तो हेक्सागन होती हैं 6 साइडेड क्लोज फिगर को। तो पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड, ये छठी साइड। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ये रेगुलर हेक्सागन है। अगर चूंकि हर एंगल, हम जानते हैं कि रेगुलर हेक्सागन का हर एंगल इक्वल होता है, तो अगर एक्स मैं कहूँ ए एंगल को, तो बी एंगल भी एक्स है, सी एंगल भी एक्स है, डी एंगल भी एक्स है, ई एंगल भी एक्स है और एफ एंगल भी एक्स है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फार्मूले की मदद से भी डायरेक्ट ये एंगल मालूम कर सकते हैं, फार्मूले के ज़रिए भी। और मैंने आपको इस थोड़ी देर पहले फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करना भी सिखाया था। यहाँ यूँ समझ लें कि मैं एक दूसरे मेथड से इस सवाल को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। हमने ये बात जाना था कि हेक्सागन के तमाम इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ, अच्छा पहले तो यहाँ लेट कर लें कि लेट मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल सी, मेजरमेंट एंगल डी, मेजरमेंट एंगल ई और मेजरमेंट एंगल एफ जो है वो सारे के सारे चूँकि इक्वल इन लेंथ हैं, इक्वल इन मेजरमेंट हैं, इसलिए इनकी मेजरमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हर एक इंटीरियर एंगल एक्स 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 है। अब हम जानते हैं, हमने चार्ट में भी ये लिखा था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू, हेक्सागन तमाम इंटीरियर एंगल का जो सम होता है हेक्सागन के, वो 720 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ लिखा 720 डिग्री। तो हमने यहाँ लिखा मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल डी प्लस मेजरमेंट एंगल ई प्लस मेजरमेंट एंगल एफ, ये सारे के सारे 720 डिग्री के इक्वल हैं। तो ए बी एक्स के इक्वल, बी बी एक्स के इक्वल, सी बी एक्स के इक्वल, डी बी एक्स के इक्वल, ई बी एक्स के इक्वल, एफ बी एक्स के इक्वल। तो ये 720 डिग्री के इक्वल हैं। तो ये हमारे पास बन गए 1 2 3 4 5 6। तो ये बन गया 6x 720 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 720 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। तो इसे आप कैंसिलेशन करें, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और ये 120। तो x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। तो ये हमने इस तरह से हमने एक दूसरे मेथड से इंटीरियर एंगल पता कर लिया। तो हम लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन is equal to x is equal to 120 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। अब स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है कि जो इसका लास्ट पार्ट है, आखिरी सवाल है, वो आपने खुद करना है।
यहाँ पे आके हमारे लेक्चर नंबर 17 का पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 7.2 के कॉन्सेप्ट और कुछ सवाल किए। तो इस हिस्से का होमवर्क आपके पास बन गया है एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, इसे पॉज करके मेरे कराए हुए काम को और इस होमवर्क को नोट कर लीजिएगा।